Welcome to Reading Academy Bhadrawa. Today we are going to learn and discuss one very important chapter from 10th class history, that is the making of global world. तो आज जो है हम 10th क्लास की हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। इस वीडियो में हम कर लेंगे आपका पूरा लेसन और साथ में क्वेश्चंस भी करेंगे। तो लेसन पढ़ने से पहले आपको इस लेसन का टाइटल पता होना चाहिए। तो टाइटल है आपका द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। तो इस लेसन में हम पढ़ेंगे ये पूरी दुनिया बनी कैसे, फ्रॉम प्री वर्ल्ड से लेकर पुराने ज़माने से मॉडर्न वर्ल्ड तक ये सफ़र कैसा रहा। इसमें हम पढ़ेंगे प्री वर्ल्ड में पुराने ज़माने में लोग एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाया करते थे। तब हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी, बड़ी बड़ी शिप्स और या बड़े बड़े प्लेन्स नहीं थे, तो लोग एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते थे, ट्रैवल कैसे करते थे और ट्रेड कैसे करते थे, ट्रेड बिजनेस कैसे करते थे। तो पुराने ज़माने में लोग एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे थे जब हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, वही हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। और हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में। आज जब हमारे पास टेक्नोलॉजी है, बड़े बड़े शिप्स और जहाज़ हैं, तो उससे कैसी मदद मिल रही है लोगों को, लोग कैसे कनेक्टेड हैं, लोग ट्रेड कैसे कर रहे हैं, बिज़नेस कैसे कर रहे हैं, वो सारा हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। ये पूरी दुनिया बनी कैसे, ये कनेक्टेड कैसे है, ये पूरी दुनिया की इकोनॉमी कैसे चल रही है, ये हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया बनी कैसे पुराने ज़माने से मॉडर्न टाइम तक। तो चलिए इस लेसन को शुरू करते हैं। इस लेसन को शुरू करने से पहले आपको इस लेसन का इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। जैसे कि लेसन को पढ़ने से पहले हम देखते हैं ग्लोबलाइजेशन क्या होती है। तो ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है, याद रखिएगा ये शॉर्ट आंसर में आता ही आता है। ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पर इंट्रैक्शन और इंटीग्रेशन होता है लोगों का। इंट्रैक्शन हुआ मिलना और इंटीग्रेशन हुआ मिक्स हो जाना। आप इमेजिन करिए ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर लोग एक दूसरे से मिलते हैं, इंट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो मान लो इंडिया के लोग किससे मिल रहे हैं, अमेरिका से, अमेरिका के लोग किससे मिल रहे हैं, इंडियन से मिल रहे हैं, और पूरी दुनिया के लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, मतलब इंटरेक्शन हो रही है। आपको मैं बोल रहा हूँ इमेजिन कीजिए ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, और जहाँ पर क्या हो रहा है उस दुनिया में कंपनीज एक दूसरे से मिल रहे हैं। आज ग्लोबलाइजेशन चल रहा है, ठीक है, यही ग्लोबलाइजेशन आज भी चल रहा है। तो मैंने बताया आपको जहाँ पर लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, कंपनीज एक दूसरे से मिल रही हैं, बिजनेस कर रही हैं, जैसे कि इंडिया की कंपनी अमेरिका की कंपनी से मिल रही है, अब अमेरिका की कंपनी इंडियंस के साथ मिल रही हैं और एक दूसरे की डेवलपमेंट कर रहे हैं, और पूरी दुनिया की कंपनीज एक दूसरे से कनेक्ट और बिजनेस कर रहे हैं, और हर कंट्री की गवर्नमेंट एक दूसरे से मिल रही हैं और बिजनेस कर रही है, और पूरी कंट्रीज़ अच्छे रिलेशन चला रही है एक दूसरे से। मतलब सारी ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है इंटरकनेक्टनेस, सारे लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इंटरकनेक्टनेस ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है सारे लोग एक दूसरे से लिंक्ड हैं। और ग्लोबलाइजेशन में एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स और पीपल होता है। मतलब ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, एक कंट्री से गुड्स दूसरी कंट्री में बेचे जाते हैं आसानी से, विदाउट एनी बैरियर्स ग्लोबलाइजेशन में। और ग्लोबलाइजेशन जब से आई है, ग्लोबलाइजेशन ने क्या क्या हो गया, पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। क्या हो चुकी है, एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। पहले जो थी पूरी दुनिया अलग अलग थी, किसी को पता ही नहीं होता था किस हिस्से में क्या हो रहा है। लेकिन जब से ग्लोबलाइजेशन, जब से ये मॉडर्नाइजेशन आ चुकी है, अगर किसी अमेरिका के किसी भी हिस्से में कुछ भी हुआ, मान लो कुछ इंसिडेंट हो गया वहाँ पर, हमें कुछ ही सेकेंड्स में पता लग जाता है। सीरिया की किसी जगह पर ब्लास्ट हो, हमें कुछ ही मिनट्स में पता लग जाता है। तो ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, सारे लोग इंटरकनेक्टेड हैं। मान लो अगर आपको यहाँ से फ़ोन कॉल करना है किसी यूरोप की कंट्री में, तो आप कुछ ही सेकंड्स में, कुछ ही मिनट्स में कर सकते हैं। अगर आपको ट्रैवल करना है, आप कुछ ही सेकंड्स में एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। और अगर आपको मान लो किसी पूरी दुनिया के किसी भी कोने में कोई इंसिडेंट हो, हमें कुछ ही सेकंड्स में पता लग जाता है। तो मतलब पूरी दुनिया आज जो है कनेक्टेड है। किस तो उसी को क्या बोला जाता है, ग्लोबलाइजेशन बोला जाता है, मतलब इंटरकनेक्टनेस। इंटरकनेक्टेड याद रखिएगा वो वर्ड। ग्लोबलाइजेशन में सारे लोग कनेक्टेड हैं। आज कोई भी चीज़ किसी से छुपी नहीं है, पता लग जाता है, क्योंकि लोग सारे कनेक्टेड हैं। तो 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 ये जो लोगों का कनेक्ट होना, ये जो ग्लोबलाइजेशन का बनना, ये जो एक सडन प्रोसेस नहीं था, ये एक लॉन्ग हिस्ट्री है जो हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। ये जो पूरी दुनिया बनी, ये जो एक लंबा प्रोसेस जो हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई, इस पूरी दुनिया का बनना, लोगों का एक दूसरे कनेक्ट होना, इसकी शुरुआत कैसे हुई। अगर हम एंशिएंट टाइम में देखें, कुछ लोग जो थे एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और कुछ चीज़ें लेके जाते। देखते हैं वो कौन लोग थे जो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। वो थे ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स,
प्रीस्ट और पिलग्रिम्स, ट्रैवलर्स आपको पता ही है कौन हुए, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमने जाते हैं। ट्रेडर्स कौन हुए, जो बिजनेस करने जाते हैं। और प्रीस्ट और पिलग्रिम्स वो लोग हुए जो क्या करते हैं, रिलीजियस प्लेसेस में ट्रैवल किया करते थे। और ये क्या करते थे, दूर दूर जाते थे। किसकी सर्च में, मैंने बोला था ये जो ट्रैवल करते थे किसकी तलाश में, ये नॉलेज की तलाश में जाते थे, क्योंकि इनको नॉलेज का शौक़ होता था, तभी वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, मान लो कहीं पर कुछ काम ही नहीं है तो काम की तलाश में लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किया करते थे। मैं आपको बता रहा हूँ पुराने ज़माने में लोग कैसे कनेक्टेड होते थे। कनेक्टेड क्यों होते थे, इन चीज़ों की तलाश में, नॉलेज हासिल करने के लिए। इंडिया से लोग बाहर जाया करते थे, बिजनेस करने जाया करते थे बाहर, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए, मान लो सोल की फुलफिलमेंट के लिए। मान लो अगर कहीं किसी ने सुना कि अच्छा रिलीजन है तो लोग उस रिलीजन की तलाश में जाते थे। और टू एस्केप और टू एस्केप परसिक्यूशन। परसिक्यूशन का मतलब होता है, मान लो कि कहीं पर क्या हो रहा है, कुछ लोग जो हो रहे हैं, कुछ लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, उनको मारा जा रहा है, तो उसी किसी अमन की तलाश में लोग जो होता है एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। और साथ में वो क्या ले जाया करते थे, वो ले जाया करते थे गुड्स। गुड्स क्या हुआ, मान लो इंडिया में कोई गुड्स बन रहा है, तो वो क्या करता है, जब भी ट्रैवल करता था वो एक जगह से दूसरी जगह गुड्स बेचने के लिए ले जाता था। और मनी, मनी भी एक जगह से दूसरी जगह होने लगी। वैल्यूज़, मान लो इंडिया में कुछ अच्छी वैल्यूज़ हैं, वो हम इंडिया से लेकर यूरोप ले जाते थे, और अगर यूरोप में कोई अच्छी वैल्यूज़ है वो वहाँ से यहाँ आती थी। तो पुराने ज़माने में देखियो कैसे लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते, और कैसे पूरी दुनिया बन रही थी, एक जगह से दूसरी जगह कल्चर एक्सचेंज हो रहा था। स्किल्स, मान लो अमेरिका में कुछ कोई स्किल था, जैसे कि कुछ आर्ट बनाने का, कोई चीज़ बनाने का, तो जब वहाँ से कोई इंसान आता यहाँ पर, वो इंडिया के लोगों को भी सिखाता था। आइडियाज़, मान लो जो बाहर यूरोप कंट्रीज में उनके कुछ अच्छे आइडियाज़ थे, या फिर इंडिया के अच्छे आइडियाज़ थे, तो जब एक जगह से दूसरी जगह इंसान जाता वो उसे शेयर करता था। इन्वेंशंस, मान लो अमेरिका में कोई चीज़ इन्वेंट हुई, जैसे कि कोई मशीन इन्वेंट हुई, तो उसने इंडिया के लोगों को भी सिखाया। तो ठीक है, तो इसी तरीके से इवन जर्म्स एंड डिजीज़ेस क्या होता है, ये सारी चीज़ें तो एक जगह से जब अब इंसान मूवमेंट करता था एक जगह से दूसरी जगह तो आती थी। लेकिन इवन कि जर्म्स और डिजीज़ेस भी आते, मान लो जैसे कि कोरोना वायरस जो है वो चाइना में ये शुरू हुआ, तो एक जगह से दूसरी जगह कैसे आया वो, जब इंसान ने ट्रैवल किया, तो इंसान थ्रू इंसान ही आया। तो हमने देखा अभी कि पुराने ज़माने में क्या होता था, ये सारी चीज़ें जो थी एक जगह से दूसरी जगह आज, इवन कि जर्म्स और डिजीज़ेस भी पुराने ज़माने में एक जगह से दूसरी जगह लोग लिया करते थे, जैसे कि आज भी हुआ है कोविड-19। तो चलिए आगे और इससे अच्छी तरीके से समझते हैं। तो मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड हमने पुराने ज़माने में देखा। तो पुराने ज़माने में क्या होता था, लोग एक जगह से दूसरी जगह, हमारे एशिया की बात है, एक रास्ते से जाया करते थे। उस रास्ते का नाम था सिल्क रूट। क्या नाम था उसका, सिल्क रूट। तो ये सिल्क रूट जो था ये ज़मीन से भी था और सी से भी था। सिल्क रूट जो था, मैं आपको अभी बताऊंगा ये सिल्क रूट निकलता कहाँ से था, और इस सिल्क रूट के ज़रिए लोग यूरोप जाया करते थे। कहाँ जाया करते थे, एशिया से जाया करते थे, कहाँ, यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका जाया करते थे। ठीक है, तो चलिए पहले देख लेते हैं ये सिल्क रूट दिखता कैसा है। सिल्क रूट, तो स्टूडेंट्स ये जो सिल्क रूट है वो ऐसा दिखता था। तो देखते हैं ये सिल्क रूट कहाँ से शुरू होता था। याद रखना, एशिया के लोग इसी सिल्क रूट के ज़रिए कहाँ जाया करते थे, वो जाया करते थे यूरोप और अफ्रीका। चलिए सिल्क रूट के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये जो सिल्क रूट जो है ये यहाँ से निकलता था, चाइना से। चाइना से निकल के, तो ये ज़मीनी रास्ता है, देखो इंडिया में भी आता था। इसी तरीके से वो कहाँ जा रहा है, यहाँ पर अफ्रीका, इधर भी आ रहा है, ईरान वगैरह, और ये इसी तरीके से यूरोप में कनेक्ट हो रहा है। अगर हम समुद्री रास्ता देखें तो यहाँ से देखिए शुरू हो रहा है, यहाँ भी जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है। तो लोग इसी के ज़रिए जो है यूरोप जाया करते थे, समुद्री रास्ते के ज़रिए और लैंड के रास्ते। तो इस तो जो ट्रैवलर्स होते थे पुराने ज़माने में वो क्या करते थे, इन्हीं रास्तों से क्या करते थे, ट्रेड किया करते थे। चाइना से लोग कुछ चीज़ें यूरोप बेचा करते थे, यूरोप से लोग कुछ चीज़ें यहाँ बेचा करते थे। चलिए देखते हैं, आपको सिल्क रूट समझ आया गया होगा। सिल्क रूट जो था ज़मीन से भी था और पानी से भी था।
चलिए और चीज़ें देखते हैं सिल्क रूट से हम क्या चीज़ें, अगर हम देखें सिल्क रूट से क्या जाया करता था, चाइनीज़ पोटरी जाती थी। पोटरी आपने देखी हुई है, जो मटके वगैरह मिट्टी से जो चीज़ें बनती हैं, चाइना से पोटरी जाया करती थी इसी रूट्स के ज़रिए। और टेक्सटाइल्स और स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स और मसाले, कॉटन और मसाले जो थे इंडिया से, साउथ ईस्ट एशिया से, वो कहाँ जाया करते थे, यूरोप में, इसी सिल्क रूट से। और इन रिटर्न हम क्या लेते थे यूरोप से हम गोल्ड और सिल्वर लेते थे, ठीक है। और वो कहाँ से आता था, यूरोप से एशिया में, ठीक है। तो मैंने आपको बताया सिल्क रूट के ज़रिए चाइना पोट्री बेचा करता था और इंडियंस के लोग स्पाइसेस और टेक्सटाइल बेचा करते थे, और यूरोप से हम क्या लेते थे, गोल्ड और सिल्वर। तो ये था सिल्क रूट के बारे में। चलिए आगे देखते हैं हम, ये हमने सिल्क रूट पढ़ लिया अभी। तो अब चीज़ें कुछ जो आप डेली नूडल्स वगैरह खाते हैं, क्या पता है आपको वो कहाँ से आया है, वो आया है चाइना से, तो यूरोप में उसे स्पैगहेटी कहा जाता है। जो आपने ये पास्ता वगैरह खाया, क्या आपको पता है वो कहाँ से आया है, वो इटली से आया हुआ है, ठीक है। तो ये इन्हीं रूट्स के ज़रिए एक्सचेंज होता था पुराने ज़माने में, ठीक है। तो हमने देखा कि फूड हमने जी भाई कहाँ से लिया हुआ है, कैसे वो एक जगह से दूसरी जगह आते हैं, और कैसे वर्ल्ड जो था आस्ते आस्ते प्रोग्रेस कर रहा है। अब देखते हैं हम अमेरिका से हमने क्या लिया हुआ है। अगर हम देखें अमेरिका से, हमें तो पता ही नहीं था कि पोटैटो, सोयाबीन, ग्राउंडनट, मेज़, टमाटो, चिली, स्वीट पोटैटो, हमें इन चीज़ों के बारे में पता नहीं था हमारे एंसेस्टर्स को। ये तो पता है, ये क्रिस्टोफर कोलंबस जो था बेचारा, जिसने अमेरिका डिस्कवर किया, तो हमें अमेरिका की देन है ये सारी चीज़ें। याद रखना अमेरिका से हमें क्या मिला हुआ है, पोटैटो, ये जो फूड प्रोडक्ट्स हैं। आगे क्वेश्चन आएगा आपको, बताओ थ्रू एशिया से, मतलब चाइना और इंडिया से क्या चीज़ यूरोप जाती थी, जो हमने पीछे पढ़ा। और आपको फिर आगे भी आएगा, बताओ अमेरिका से हमें क्या चीज़ मिली, और अमेरिका को क्रिस्टोफर कोलंबस ने डिस्कवर किया था। तो ये था आपका थोड़ा बहुत हिस्ट्री, कैसे फूड एक जगह से दूसरी जगह एक्सचेंज होता है और कौन कौन सा फूड एक्सचेंज हुआ था, मैंने आपको बता दिया एग्जांपल्स के साथ। आगे क्वेश्चन भी हैं। तो फिर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, पुराने ज़माने में जब लोग ट्रैवल करते थे, वो एक चीज़ अपने साथ ले जाते थे, वो था जर्म्स और डिजीज़, जैसे कोविड-19 की एग्जांपल दी। आगे मैं आपको बताऊंगा पुराने ज़माने में कौन सा डिजीज़ एक जगह से दूसरी जगह आया था। तो ये आपको बहुत ज़रूरी याद रखना है, फूड के साथ साथ जर्म्स और डिजीज़ भी लोग एक जगह से दूसरी जगह लिया करते थे। तो इसी तरीके से क्या हुआ, पुराने ज़माने में जब एक जगह से दूसरी चीज़, एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें एक्सचेंज होने लगी, तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी बढ़ने लगी। पूरी दुनिया में जितनी भी कंट्रीज थी सारी जो थी आस्ते आस्ते डेवलप करने लगी, पैसा आने लगा लोगों के पास, चीज़ें आने लगी। और इसी तरीके से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी हुई 1890 में, ठीक है। हर एक कंट्री के पास आस्ता आस्ता अब टेक्नोलॉजीज़ आने लगी, रेल क्या होने लगा, लोग माइग्रेट होने लगे एक जगह से, एक कंट्री से दूसरी जगह, बेटर जॉब फैसिलिटीज़ के लिए। इंडस्ट्रीज़ डेवलप होने लगी हर एक कंट्री में, इंडिया में अगर ले लें, पूरी दुनिया में इंडस्ट्रीज़ डेवलप होने लगी। और क्या होने लगा, मास प्रोडक्शन होने लगी। जो प्रोडक्शन है, हर एक लोगों के पास खाना अच्छा आने लगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगी, और वो कंजप्शन भी करने लगे, खाने लगे। तो पूरी दुनिया अब जब ये माइग्रेशन होने लगी, लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने लगे, ये जो ग्लोबलाइजेशन इंटरकनेक्टनेस बढ़ गया, तो पूरी दुनिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई, प्रोडक्शन अच्छी होने लगी, खाना अच्छा होने लगा। तो ये था हमारा थोड़ा बहुत लेसन। अब हमें इस लेसन को समझना है थ्रू क्वेश्चंस के ज़रिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था। अभी हमने पीछे पढ़ा, आपका पहला क्वेश्चन है वो बोलता है, बताइए पुराने ज़माने में क्या हुआ। आपको एग्जाम्पल बतानी है कि एशिया से क्या चीज़ें यूरोप जाया करती थी, और यूरोप से क्या लेते थे हम, और अमेरिका से क्या चीज़ें आया करती थी, और अमेरिका क्या चीज़ें देता था पूरे यूरोप को, ठीक है। तो अगर हम देखें 17वीं सेंचुरी की बात है, अगर हम एशिया की बात करें, एशिया से मैंने पीछे बताया टेक्सटाइल्स और स्पाइसेस इंडिया से जाया करते थे, और चाइना क्या देता था, सिल्क और पॉटरी देता था यूरोप को, ठीक है। अब हम यूरोप से क्या चीज़ लेते थे, यूरोप से हम लेते थे गोल्ड और सिल्वर लेते थे इन एक्सचेंज में, ठीक है। तो हमने देखा 17वीं सेंचुरी में हम पूरी दुनिया को क्या अपना टेक्सटाइल और स्पाइसेस बेचा करते थे। इंडिया के मसाले बहुत फेमस हुआ करते थे, और चाइना क्या देता था, सिल्क और पॉटरी। और मैंने आपको बताया था वो कौन सा रूट था, उसे बोला जाता है सिल्क रूट, मैंने पीछे बताया आपको सिल्क रूट के बारे में। और याद रखना आपको एक और चीज़ यहाँ पर याद रखनी सिल्क रूट के बारे में, आज जो है चाइना और पाकिस्तान मिलकर एक रोड बना रहे हैं, उसको बोला जाता है सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। ये एक रास्ता बना रहा है थ्रू रोड, जो कहाँ जाएगा, यूरोप में जाएगा, ठीक है। एक रोड बना रही है, ठीक है, इसे बोला जाता है सीपैक। कौन बना रहा है, चाइना और
पाकिस्तान मिलके बना रहे हैं, और इसी रोड के ज़रिए वो क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे और डेवलप हो जाएंगे। ये आपको याद रखनी है, इसी सिल्क रूट्स के ज़रिए, इसी को सी पैक बोला जाता है आज। तो चलिए और देखते हैं हम। तो आपको इस क्वेश्चन में बताना था चाइना से क्या चीज़ें, मतलब एशिया से क्या चीज़ें जा रही थी। मैंने आपको बताया एशिया से मसाले और टेक्सटाइल, और चाइना से सिल्क और पोट्री, और यूरोप से हम क्या लेते थे, गोल्ड और सिल्वर। तो आपको जो दूसरी एग्जाम्पल इसमें बतानी थी अमेरिका की। अब अमेरिका से हम क्या लेते हैं, अभी मैंने पीछे बताया था, मैंने पीछे बताया था कि हमें कुछ पता ही नहीं था पुराने ज़माने में कि फूड प्रोडक्ट्स का, जो फूड आइटम्स हैं जैसे कि पोटैटो, सोयाबीन, ग्राउंडनट, मेज़, टमाटोज़, चिल्लीज़, ये सारा अमेरिका की देन है हमें। और ये डिस्कवर किसने किया था, कोलंबस ने 15वीं सेंचुरी में, ठीक है। तो ये हमारी एग्जांपल्स थी, हमने देखा एशिया से हमने क्या चीज़ें ली और अमेरिका से हमने क्या चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह जाती थी, और यूरोप से हम गोल्ड और सिल्वर लिया करते थे। पहला क्वेश्चन क्लियर। चलिए आगे चलते हैं और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जल्द से जल्द। आपको दूसरा क्वेश्चन बताना है, अमेरिका को कॉलोनलाइज कैसे बनाया गया पुराने ज़माने में, क्योंकि अमेरिका एक पावरफुल कंट्री है। तो अमेरिका को इस आसानी से गिराना, जंग के ज़रिए गिराना आसान नहीं था। तो लोग, यूरोप ने क्या किया, यूरोप के देशों ने, कि अमेरिका गिर जाए। तो यूरोप, मैं आपको ये स्टोरी बताऊंगा क्या है। तो आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो बोलता है, बताओ अमेरिका को कॉलोनलाइज बनाने कैसे बनाया यूरोपीय कंट्रीज़ ने। कॉलोनाइज मतलब, कॉलोनाइजेशन का मतलब होता है जब एक पावरफुल कंट्री किसी कमज़ोर कंट्री पे कब्ज़ा करती है। तो देखते हैं अमेरिका पे कौन सी पावरफुल कंट्री कब्ज़ा करने आई और उसने क्या वेपन यूज़ किया। आपका सेकंड क्वेश्चन यही बोलता है। तो आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये है कि अमेरिका को कॉन्क्वायर करना, उस पर कब्ज़ा करना, उसको कॉलोनी बनाना आसान नहीं था यूरोपियंस के लिए, क्योंकि अमेरिका सुपीरियर फायर पावर से नहीं हारने वाला था, मतलब वेपन्स के ज़रिए अमेरिका हारने वाला नहीं था। तो यूरोपियन की कुछ देश थे जैसे कि पुर्तगालीज़ और स्पेनिश, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जर्म्स भेज दिए किसमें, कुछ कुछ आइटम्स, फूड आइटम्स में क्या हुआ, अमेरिकन्स को जर्म्स भेज दिए, जैसे कि स्मॉल पॉक्स। एक स्मॉल पॉक्स की बीमारी पुर्तगालीज़ और स्पेनिश ने किसके ऊपर भेज दी, अमेरिका के ऊपर भेज दी, ठीक है। तो अमेरिका के लोगों के पास कोई इम्यूनिटी नहीं थी। इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, इम्यूनिटी का मतलब दवाई नहीं थी स्मॉल पॉक्स से बचने के लिए। तो क्या हुआ कि अ, बहुत ज़्यादा लोग जो थे अमेरिका के लोग मारे गए इस स्मॉल पॉक्स की वजह से। तो इससे क्या हुआ, अमेरिका वीक हो गया था। तो इसी तरीके से जो यूरोपियन जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने थ्रू थ्रू जंग के ज़रिए तो अमेरिका को वो हरा नहीं पाए। तो उन्होंने किसका यूज़ किया, इस स्मॉल पॉक्स का यूज़ किया और अमेरिका के लोगों को बहुत वीक किया था। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसके। तो आपके जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, आपको बताना है इसमें इसके जो 4 पार्ट हैं, बताओ कॉर्न लॉ क्या होता है, रेंडरबिल्ट डिजीज़ क्या होता है, वर्ल्ड वार ने क्या नुकसान किया था, ग्रेट डिप्रेशन और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन क्या होती हैं। ये चलिए हम इस लेसन में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो कॉर्न लॉ है ये क्या है। कॉर्न लॉ जो है, ध्यान रखिएगा, कॉर्न लॉ जो है, कौन ला यहाँ पर है, जैसे कि आपका जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है। सबसे पहले इसमें बताना है, बताओ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक लॉ लाया था जिसे कौन लॉ बोला जाता है, फिर अचानक उसे एबॉलिश क्यों किया, उसे ख़त्म क्यों किया। सबसे पहले हम समझेंगे कौन लॉ होता क्या है। कौन मतलब होता है कौन लॉ होता क्या है, मक्की लॉ। तो देखते हैं ये जो लॉ था, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो लॉ था ये किसने पास किया था, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था। कब, 19वीं सेंचुरी में। किस लिए, टू रिस्ट्रिक्ट द इम्पोर्ट। इंग्लैंड बोलता था मैं कोई भी चीज़ जो है बाहर वाली कंट्री से नहीं लूँगा, मैं सिर्फ एक्सपोर्ट करूँगा, मैं लूँगा नहीं कोई चीज़, ठीक है, मैं सिर्फ एक्सपोर्ट करूँगा। और अगर मैंने लिया इसका मतलब मैं कमज़ोर हूँ, वीक साबित होऊंगा पूरी दुनिया में। उसको ये अपना दबदबा बनाना था। तो उसने एक लॉ पास किया जिसे क्या बोला जाता है, जिसे कॉर्न लॉ बोला जाता है, ठीक है। तो कब किया था पास ने, 19 सेंचुरी में। कॉर्न लॉ का मकसद क्या था, इंपोर्ट को रुका देना। हम कोई भी चीज़ बाहर से नहीं लेंगे, हम सिर्फ बेचेंगे, ठीक है। लेकिन इंग्लैंड की जो सरकार है उसे इंडस्ट्रियलिस्ट की एक बात माननी पड़ी। इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे उन्होंने बोला ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि आप इस लॉ को एबॉलिश करो, इससे हमें नुकसान हो रहा है। तो देखते हैं जैसे ही ये लॉ एबॉलिश हुआ क्या क्या असर हो गया इंग्लैंड पे, क्या क्या असर हुए। चलिए देखते हैं जैसे ये लॉ एबॉलिश होता है क्या क्या चीज़ें होती हैं।
इंग्लैंड के साथ। सबसे पहले देखते हैं क्या होता है। जैसे ही ये लॉ एबॉलिश, मैंने आपको बताया 19 सेंचुरी में अंग्रेजी सरकार ने पास किया था इंपोर्ट को रुकाने के लिए। जैसे ही इंडस्ट्रियलिस्ट बोलते हैं इस लॉ को ख़त्म कर दो, सबसे पहला क्या असर होता है इंग्लैंड पर इसका। जो फूड आइटम्स हैं, जो फूड आइटम्स हम बाहर से मंगवा रहे, अब बाहर से आ रही थी ब्रिटेन के अंदर, वो बहुत सस्ती आ रही थी, ठीक है, कंट्री के अंदर। जैसे मान लो जो मान लो जो इंग्लैंड में जो फार्मर्स जो हैं वो 100 रुपये का क्रॉप लगाते हैं, लेकिन बाहर से वो सिर्फ 50 रुपये में ही आ रही है। तो सस्ती चीज़ें आ रही थी, इससे फ़ायदा हो गया लोगों की, यार हम अपनी क्यों लें, हमें बाहर से जब सस्ती मिल रही हैं। इससे क्या हो गया, जो जो पीजेंट्स वगैरह थे उनको गुस्सा चढ़ गया। उन्होंने बोला यार हम कल्टीवेट नहीं करेंगे, क्योंकि बाहर से जब सस्ती आ रही हम क्यों बनाएं। तो थाउजेंड्स ऑफ मैन एंड वुमेन बिकेम अनएम्प्लॉयड। जब यहाँ के लोग कुछ उगाने नहीं लगे, वो अनएम्प्लॉयड हो गए, तो वो क्या हो गए, माइग्रेट हो गए दूसरी जगह पर, बाकी कंट्रीज़ में। क्योंकि उन्होंने बोला अब जब ये जो लाई बंद हो गया है, अब हमारे जो गेहूं की वैल्यू ही नहीं है, बाहर सस्ती चीज़ें आ रही हैं, तो हम लगाना बंद करेंगे। तो जो भी मैन और वुमेन थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए, और उन्होंने क्या किया, बड़ी बड़ी सिटीज़ में जाने लगे काम ढूंढने के लिए। अब तो इससे पीजेंट्स को नुकसान हुआ था, लेकिन सस्ती चीज़ें बाहर से आ रही थी। ये था आपका कॉर्न लॉ जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था। चलिए आगे समझते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बताता है, बोलता है बताओ रेंडर पेस्ट डिजीज़ क्या होता है। रेंडर पेस्ट डिजीज़ अफ्रीका में, याद रखना रेंडर पेस्ट एक बीमारी थी जो कहाँ आई थी, अफ्रीका में आई थी। रेंडर पेस्ट जो थी एक बीमारी थी, याद रखना किस पे लगी थी, ये कैटल्स पे लगी थी। कैटल्स क्या हुए, आपकी बकरियां और आपके बिफेलोज, गाय वगैरह पर ये बीमारी लगी थी। कहाँ पर, अफ्रीका में। तो इसने क्या किया था, 90% कैटल जो अफ्रीका के वो मार दिए। किसने, इस बीमारी ने। याद रखना रेंडरपेस्ट एक डिजीज़ था जो कहाँ आया था, अफ्रीका में आया था। इसने तबाही मचा दी थी अफ्रीका में। 100 में से 90% कैटल्स को इसने मार दिया था। और जो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था कहाँ पर, अफ्रीका के लोगों को, क्योंकि उनकी जो लाइवलीहुड थी, उनकी जो ज़िंदगी थी वो इन्हीं भेड़ बकरियों पर टिकी हुई थी। लेकिन इस बीमारी ने सब ख़त्म कर दिया। ऐसा कहा जाता है ये जो बीमारी थी ये कॉलोनियल यूरोपियंस ने लाई थी, यूरोपियन पावर्स ने, जो अफ्रीका पे रूल कर रहे थे, ताकि अफ्रीकन्स कमज़ोर हो जाएं, हम उनको नौकर बना दें, स्लेव बना दें। तो देखते हैं जो 90% तो ख़त्म हो गई थी, जो 10% थी वो किन के कब्ज़े में थी। 10% जो थी उनको मोनोपोलाइज मतलब कंट्रोल किया था किसने, प्लांटर्स ने। बड़े बड़े प्लांट ऑनर्स जो थे, प्लांट ऑनर्स हुए मतलब जैसे कि आपने टी प्लांट देखा है, टी का गार्डन बड़ा, तो ऐसे ही बड़े बड़े मालिक जो थे। और माइन ऑनर्स थे, माइन ऑनर मतलब कोयला खान वाले, जो बड़े बड़े माइन ऑनर्स थे उनके कब्ज़े में ये कैटल थे। और जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, जैसे कि यूरोपियन गवर्नमेंट थी, उनके कब्ज़े में थे। कॉलोनियल गवर्नमेंट हुई जो अफ्रीका पे रूल कर रही थी, मतलब पावरफुल कंट्री जो बेचारे अफ्रीका पे रूल कर रही थी, उन्होंने इनके इनके कैटल्स को मारा। और क्या हुआ, 90% जो कैटल इसके ख़त्म हो गए और 10% अपने कब्ज़े में ले लिया। इससे क्या हुआ, बेचारे अफ्रीकन्स वीक हो गए, और इनको क्या कर दिया, अफ्रीकन्स को लेबर मार्केट में डाल दिया, इनको स्लेव बना दिया। किन्होंने, इन यूरोपियन पावर्स ने। क्योंकि उनके जो वो क्योंकि डिपेंड थे अपने कैटल्स पर, तो वो लेबर मार्केट में आ गए। तो इससे ये एक मेजर रीजन था यूरोपियन कॉलोनर्स, उन्होंने अफ्रीका को कन्क्वायर किया। और याद रखना इसी वजह से क्या होता, अफ्रीका के ज़्यादातर लोग ब्लैक्स थे, वो उनको स्लेव्स बना दिया था, क्योंकि उनके जो लाइवलीहुड था, कैटल्स मारे गए थे इस डिज़ीज़ की वजह से। चलिए आगे देखते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बताओ सी पार्ट की फर्स्ट वर्ल्ड वार याद रखना कब हुई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई थी 1914 में हुई थी, ठीक है। 1914 से कब तक चली थी, ये 1918 तक चली थी, याद रखना। तो याद रखना फर्स्ट वर्ल्ड वार ने क्या किया था, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी किया हुआ था। और मिलियंस ऑफ पीपल इसमें मारे गए थे, किल्ड, और ज़ख्मी हो गए थे और डिसेबल्ड हो गए थे फर्स्ट वर्ल्ड वार में। डेट्स याद रखिएगा। लेकिन जो ज़्यादातर मारे गए थे वो कौन थे, आदमी, कौन से, वर्किंग एज के जवान लोग जो काम करते थे। अब क्या हुआ, पूरे यूरोप में जो था, जो काम करने वाले जवान थे वो ज़्यादातर मारे गए थे, मिलियंस ऑफ लोग। और इससे क्या हुआ, जो एबल्ड बॉडी वर्क फोर्स थी यूरोप में, वो कम, जो काम करने वाले लोग जो थे यूरोप में, अब वो ख़त्म हो गए थे। अब बेचारे कुछ बचे हुए थे। जो फैमिली हाउस होल्ड इनकम, अब क्या हुआ था कि जो फैमिली हाउस होल्ड इनकम वो जो थी वो डिक्लाइन हो गई, क्योंकि जो काम करने वाले मर्द थे वो सारे फर्स्ट वर्ल्ड वार में लगभग मारे गए थे। अब क्या हुआ, ये जो कमान थी ये किन्होंने संभाला, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी किन की कंधों पे आ गई, औरतों के कंधों पे। और वो जॉब्स करने लगी और वर्किंग
और सम वर्किंग पीपल वर वेलकम फ्रॉम द अदर कंट्री, और वो कहाँ चले गए, दूसरी कंट्रीज़ में काम करने। तो आपका जो सी पार्ट है वो बोलता है फर्स्ट वर्ल्ड वार से क्या नुकसान हुआ, किसको नुकसान हुआ थी, एबल्ड वर्किंग फोर्स इन यूरोप में, इसको नुकसान हुआ। और फिर कौन काम करने चले गई, औरतें चले गई काम करने। ये था आपका सी पार्ट। अब चलिए देखते हैं डी पार्ट क्या है, ग्रेट डिप्रेशन क्या है। तो ग्रेट डिप्रेशन जो है, तो याद रखिए डिप्रेशन का मतलब होता है डिक्रीज होना। डिप्रेशन का मतलब डिक्रीज होना, डिक्लाइन होना, ठीक है। तो ये ग्रेट डिप्रेशन पूरी इंडिया की इकॉनमी में डिक्लाइन क्यों आया, क्या इशू था। और ये तो ग्रेट डिप्रेशन आया था, पूरी दुनिया में आया था, याद रखिएगा 1929 में आया था। ये कब तक चला था, ये 1939 तक चला था ग्रेट डिप्रेशन। पूरी दुनिया में हर एक कंट्री में आस्ता आस्ता आ रहा था, शुरुआत हुई थी इसकी अमेरिका से। तो देखते हैं ये पूरी दुनिया में इकॉनमी, ये जो पैसा क्यों डूब रहा था पूरी दुनिया का, इसके बारे में समझ लेते हैं। ग्रेट डिप्रेशन होता क्या है, इसको समझने से पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। तो वजह क्या थी कॉज ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, आगे आपको समझ आएगा कि पूरी दुनिया में ये जो डिक्लाइन आया क्यों इकॉनमी में। इंडिया के बारे में पढ़ेंगे हम। इंडिया तो डिक्लाइन आया इसलिए कि क्या हुआ था कि एग्रीकल्चर ओवर प्रोडक्शन हो गई थी पूरी दुनिया में। क्या हुआ कि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। क्या हो गई थी, प्रोडक्शन हाई हो गई थी। मान लो आपको सिर्फ 5 एप्पल्स की ज़रूरत है, लेकिन आपके पास जो है 1000 एप्पल्स हैं। करोगे क्या इन एप्पल्स का, ज़रूरत आपको 5 की है तो, लेकिन आपके पास 1000, क्वांटिटी ज़्यादा है, तो अब वो ज़ाया होने लगे। तो अब एप्पल्स का प्राइस जो था कि जो ओवर प्रोडक्शन की वजह से क्या हुआ, प्राइस जो थे लो हो गए। और जो फार्मर्स की इनकम थी पूरी दुनिया में वो क्या हो गई, लो हो गई। मान लो पहले जो थे फार्मर्स 1 क्विंटल वीट जो था 1000 रुपये में बेचा करते थे, ठीक है। लेकिन जैसे ही ग्रेट डिप्रेशन आया, डिक्लाइन आया, मतलब ओवर प्रोडक्शन हो गई, तो क्या हुआ, पहले किसान को 1 क्विंटल वीट जो था वो 1000 रुपये में बिकता था, लेकिन अब वो सिर्फ 500 रुपये में। किसान बेचारे पागल हो गए, बोलने लगे यार हमें 1000 रुपये की ज़रूरत है, हमें तो अपनी वो भी नहीं निकली, प्रोडक्शन भी नहीं निकली, हमने जो लगाया हुआ था वो भी नहीं निकला। तो किसान क्या करने लगे, उनको नॉलेज नहीं था, वो ज़्यादा से ज़्यादा और लगे बनाने ताकि हमें 1000 रुपये पूरे हो जाएं। जिससे क्या हो गया, पूरी दुनिया में गल्ट आ गया। गल्ट का मतलब क्या होता है, एक्सेस में हर चीज़ हो गई। हमारे पास फूड इतना था जो वेस्ट होने लगा, और हमारे पास जो थे लैक ऑफ बायर्स, खरीदने वाला कोई था ही नहीं, ठीक है। तो ग्रेट डिप्रेशन आ गया पूरी दुनिया में, फार्मर्स को बहुत ज़्यादा असर हुआ इस पर। और यूएसए जो था वो लोन्स दिया करता था पूरी दुनिया को, लेकिन उस टाइम क्या हुआ, यूएसए के बैंक जो थे वो बिल्कुल खाली हो गए, ख़त्म हो गए, लोग इन्वेस्ट नहीं लगे करने। तो यूएसए पहले बोला करता था आप अभी चीज़ ले लो हमसे, बाद में पैसे देना, लेकिन यूएसए की भी हालत अब टाइट हो चुकी थी। और यूएसए ने बोला अगर आपको हमें चीज़ बेचनी है तो डबल इम्पोर्टेड ड्यूटीज़, आपको डबल। मान लो पहले यूएसए लेता था 10 रुपये, लेकिन अब वो बोलने लगा आप मुझे 100 रुपये दो, मतलब 20 रुपये दो आप मुझे, ठीक है। तो ग्रेट डिप्रेशन आ गया, अब पूरे फार्मर्स, ग्रेट डिप्रेशन आया क्यों, आप सिंपल याद रखिए, ओवर प्रोडक्शन आ गया था। क्या आ गया था, ओवर प्रोडक्शन हो गई थी, जिससे क्या हुआ, फार्मर्स को पैसे कम मिलने लगे। अब देखते हैं हम इससे इंडियन फार्मर्स पे क्या, इंडिया पे क्या असर पड़ रहा था इस ग्रेट डिप्रेशन की वजह से। तो ग्रेट डिप्रेशन की वजह से क्या हो रहा था, मैंने आपको कॉजेज़ बता दिए, आगे हम पढ़ लेंगे फिर से। तो देखते हैं ग्रेट डिप्रेशन की वजह से क्या हुआ, इंडिया का जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट था वो आधा हो गया 1928 में, बिल्कुल आधा हो गया 1928 1934 में, ठीक है। जो हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट मतलब इंडिया जो चीज़ें बेचता था और जो लेता था वो आधा हो गया, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया इंडिया को। और जो वीट प्राइसेस होते 50% गिर गए, जैसे कि मैंने बताया, किस लिए हो गया, ये ओवर प्रोडक्शन हो गई थी, जिससे फार्मर्स को पैसा ही नहीं मिल रहा था। और इससे तीसरा पॉइंट ये है, जो पीजेंट्स और फार्मर्स थे वो क्या हुआ, सफ़र्ड ज़्यादा। मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ, पीजेंट और फार्मर को हुआ था, देन बाकी लोगों को, ठीक है। तो इसी तरीके से आगे देखते हैं हम और क्या नुकसान हुआ था फार्मर्स के साथ। तो और देखते हैं हम ग्रेट डिप्रेशन की वजह से, मैंने आपको बताया ग्रेट डिप्रेशन 1929 टू 1939 में आया था। और इंडिया में उसने क्या क्या किया, इंडिया का एक्सपोर्ट इंपोर्ट आधा हो गया, और जो जूट प्रोडक्शन थी बंगाल की वो बहुत ज़्यादा गिर गई, और जो प्राइजेज़ थे और वो 60% गिर गए जूट जूट के। और इंडिया को कोई और काम करना पड़ा, जैसे प्रीशियस मेटल और नोटेबल गोल्ड बेचना पड़ा। लैंडलॉर्ड एंड मिडिल क्लास जो थे
इनको कोई नुकसान नहीं हुआ प्राइस गिरने से। और इंडस्ट्रियल ग्रिप एज द गवर्नमेंट एक्सटेंडेड ट्रैफिक प्रोटेक्शन टू इंडस्ट्रीज़, और जो ट्रैफिक प्रोटेक्शन जो थी वो एक्सटेंडेड कर दी गई। तो ये था ग्रेट डिप्रेशन, जिसकी वजह से क्या हुआ था, ओवर प्रोडक्शन की वजह से क्या हुआ था, पूरी दुनिया में क्या हो गया, वो ये जो डिप्रेशन आ गया। डिप्रेशन का मतलब डिक्रीज़ होना, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि आपका जो अगला क्वेश्चन है वो बोलता है बताओ जी एमएनसीज क्या होती है। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे, इस वीडियो को आधा आधा देखिएगा, पूरा देखिएगा तो आप बोर हो जाएंगे, इसलिए आप आधा देखिए। तो आपका ई पार्ट जो है वो बोलता है बताओ जी द डिसीजन ऑफ एमएनसीज टू रीलोकेट द प्रोडक्शन ऑफ एशियन। रीलोकेट का मतलब होता है चेंज करना। एशियन जो एमएनसीज़ ने, उसने एशियन कंट्रीज़ को कैसे बदल दिया, कैसे क्या क्या चेंज लाया एमएनसीज़ ने। एमएनसीज़ के बारे में मैं आपको बताता हूँ। एमएनसीज़ क्या चीज़ें होती हैं। एमएनसीज़ जो होती हैं, एमएनसीज़ का मतलब होता है मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस। ये मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती हैं, ठीक है, जो क्या करती हैं, बिजनेस ऑपरेशन करती हैं टू और मोर कंट्रीज़ में, ठीक है। ये जो कंपनीज़ देखते हैं, ये कंपनीज़ होती क्या है, ये जो कंपनीज़ होती हैं ये क्या करती हैं, इनका हेडक्वार्टर तो होता है अपनी कंट्री में, लेकिन जो ये ऑपरेट करती हैं इनका जो, ये पूरी दुनिया में बाकी कंट्रीज़ में अपनी इंडस्ट्रीज़ खोलती हैं, ठीक है, अदर कंट्रीज़ में अपनी। तो जैसे कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ वो भी जिनका हेडक्वार्टर अपनी कंट्री में होता है, लेकिन वो अपनी ब्रांचेस कहाँ खोलती हैं, बाकी कंट्रीज़ में, ठीक है। तो देखते हैं ये कौन कौन सी कंपनी, जैसे ये अगर आप देखें माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, ये सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ है। कोको कोला, फोर्ड, गूगल, आपने फोर्ड की गाड़ियाँ देखी हैं, तो ये सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं। मतलब ऐसी कंपनी जो ओरिजिनली बाहर की हो, लेकिन अपनी ब्रांच कहाँ खोले, इंडिया में। तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, आपका क्वेश्चन बोलता है इससे कॉलोनी जो एशियन कॉलोनीज़ हैं उनको क्या फ़ायदा हुआ। चलिए देखते हैं इससे उनको क्या फ़ायदा हुआ। मल्टीनेशनल कंपनी हमने पढ़ा, तो हम देखते हैं सबसे पहले ये जो कंपनीज़ हैं अगर इंडिया में खुली, उससे क्या होगा, इट्स स्टिमुलेट वर्ल्ड ट्रेड एंड कैपिटल फ्लो। स्टिमुलेट का मतलब होता है बढ़ा देना, इंक्रीज़ करना, वर्ल्ड ट्रेड और कैपिटल फ्लो। मतलब अगर कोई कंपनी यहाँ पर खुलती है, जैसे कि फोर्ड की कंपनी यहाँ खुली, उसने क्या किया, इंडिया का ट्रेड बढ़ा दिया और कैपिटल यहाँ पर पैसा आने लगेगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये अनएम्प्लॉयमेंट को कम करेगा। कोई अगर एमएनसीज़ यहाँ खुलती है, उससे क्या होगा, लोगों को मुलाजिमत मिलेगी, ठीक है, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएंगी। और न्यू वेराइटीज़ ऑफ थिंग मैन्युफैक्चर, और नई नई वेराइटीज़ को थिंग यहाँ पर हमारे अगर इंडिया में मैन्युफैक्चर होने लगेगी। तो आपको यही आपका क्वेश्चन बोलता है एशियन कंट्रीज़ को क्या क्या चेंजेस लाया किन्होंने, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन ने। मैंने आपको बताया चेंजेस क्या क्या लाया। सबसे पहले मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस क्या करती हैं, वो पैसा लाती हैं, पैसे के बाद वो एम्प्लॉयमेंट देती हैं, एम्प्लॉयमेंट के बाद वो क्या करती हैं, नई नई चीज़ें। मान लो हम इंडियंस को पता नहीं था कार कैसे बनाते हैं, तो ये किसने लाया कंसेप्ट, ये इसने लाया, मल्टीनेशनल कंपनीज़ ने लाया। उसके बाद देखते हैं हम और क्या करती है वो, ये क्या करती मल्टीनेशनल कंपनीज़ ने क्या किया था, एशियन कंट्रीज़ को क्या किया था, मल्टीनेशनल कंपनीज़ ने क्या किया था एशियन कंट्रीज़ को, कि वो बाहर आ जाएं। जो फॉर्मर कॉलोनियल पावर ने, जो जैसे कि मान लो इंग्लैंड ने हम पे रूल किया हुआ था, बहुत 200 साल तक रूल किया इंडिया पर। तो जैसे ही एमएनसी यहाँ पर खुल गई, कहाँ पर, इंडिया में एमएनसीज खुल गई, इसने क्या हुआ, हमें सेल्फ डिपेंडेंट कर दिया। अब हम किन पे नहीं डिपेंडेंट है, हम इंग्लैंड पे नहीं, जो भी कॉलोनियल पावर है उस पर हम डिपेंडेंट नहीं। ऐसे ही एशियन कंट्रीज़ पर हर जगह कहीं पर कॉलोनियल पावर का रूल था। जैसे ही वहाँ पर एमएनसी आई, एमएनसीज ने एशियन कंट्रीज़ को सेल्फ डिपेंडेंट किया, कि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए और ख़ुद बनाने लगे, ठीक है। एमएनसीज़ ने बहुत हेल्प की एशियन कंट्रीज़ को। ये था एमएनसीज़ के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोलता है बताओ टेक्नोलॉजी की वजह से फूड जो है एक जगह से दूसरी जगह कितनी आसानी से जाता है और कैसे जाता था। तो हम देखते हैं टेक्नोलॉजी जैसे कि फास्टर रेलवेज़, लाइटर वैगन्स, बड़ी बड़ी शिप जो थी वो फूड को एक जगह से दूसरी जगह बहुत क्विकली पहुंचा देती हैं। अगर हम देखें 1870 में क्या होता था, पुराने ज़माने में क्या होता है, जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे थ्रू शिप्स के ज़रिए लिया जाता है। मान लो अमेरिका से अगर हमें यूरोप लेना है किसी जानवर को, तो हमें उसे क्या ज़िंदा लेना पड़ता था, और हमें ज़िंदा लेकर जब वो यूरोप पहुंचता था, मान लो अमेरिका से एक जानवर को हम थ्रू शिप के ज़रिए ले रहे हैं और कहाँ पर ले रहे हैं, यूरोप में।
और जब यूरोप पहुंचता था वो जानवर तब वहाँ पर उसको स्लॉटर किया जाता। लेकिन जय तो इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगता था, मतलब जानवर को खाना खिलाना और शिप में बिठाना, यहाँ से लेना और कहाँ पर इंग्लैंड पहुँचाना और वहाँ पर उसको स्लॉटर करना, बहुत पैसा लगता था। लेकिन जैसे ही टेक्नोलॉजी आई, टेक्नोलॉजी ने रेफ्रिजरेटर शिप्स दिए, बड़े बड़े शिप्स, जहाँ पर क्या होता था फूड को एक जगह से दूसरी जगह बड़े आराम से लिया जाता। अब क्या होता था, हम जो है मीट को फ्रोज़न मीट को कहाँ काटते थे, पहले ज़माने में क्या होता, हमें ज़िंदा लेना पड़ता उसको। लेकिन अब जो है हम अमेरिका में ही उसको स्लॉटर कर रहे हैं और उसे फ्रीज़र में डालकर क्या कर रहे हैं, शिप्स के ज़रिए यूरोप में ले रहे हैं और बाकी देशों में बेचा कर रहे हैं। तो ये था कि टेक्नोलॉजी की वजह से कैसे आसानी हो गई लोगों को किसी चीज़ को, किसी फूड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में। चलिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, बोलते हैं बताओ जी ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट क्या है। तो ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट जो था, याद रखिएगा, ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट जो है वो एक मीटिंग हुई थी। ब्रिटेन वुड ब्रिटेन वुड्स एक मीटिंग हुई थी वर्ल्ड पावर्स की। किसकी हुई थी? वर्ल्ड पावर्स की। कब? जुलाई 1944 को मीटिंग हुई थी वर्ल्ड पावर की। जैसे कि आप ले लो यूएसए, इंग्लैंड, फ्रांस और ले लो ये जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं, इनकी मीटिंग होती है कब? 1944 में। कहाँ पर? माउंट वॉशिंगटन होटल। कहाँ पर सिचुएटेड था वो? ब्रिटेन वुड्स इन न्यू हेमिस्फेयर यूएसए में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक मीटिंग चल रही होती है एक होटल में। मैंने आपको बताया होटल का नाम था माउंट वॉशिंगटन होटल। सिचुएटेड कहाँ है वो? ब्रिटेन वुड। याद रखना, ब्रिटेन वुड एक जगह है कहाँ पर? न्यू हेमिस्फेयर यूएसए में। तो यहाँ पर क्या होता है, वर्ल्ड पावर्स की मीटिंग हो रही होती है 1944 में। अब इस मीटिंग का मकसद क्या था? इस मीटिंग का मकसद ये था कि हमने इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लानी है पूरी दुनिया में और लोगों को फुल एम्प्लॉयमेंट देनी है, इंडस्ट्रियल वर्ल्ड्स को। याद रखना, यहाँ पर सिर्फ इंडस्ट्रियल वर्ल्ड की बात हो रही है। जो ग्रेट डिप्रेशन आया था वो दोबारा ना आए, तो हमें इकनॉमी को स्टेबल करना है, इस मीटिंग में डिसाइड हो रहा है। और इंडस्ट्रियल वर्ल्ड की जो लोगों को फुल एम्प्लॉयमेंट देनी। याद रखना, ये सिर्फ इंडस्ट्रियल वर्ल्ड की बात करें, जहाँ जहाँ इंडस्ट्रीज़ थी 1944 में। तो 1944 में इंडस्ट्रीज़ थी सिर्फ अमेरिका, इंग्लैंड और जो ये अमीर कंट्रीज़ थी, बेचारे गरीब कंट्रीज़ का इस मीटिंग में नहीं सोचा जा रहा था, ठीक है। तो क्या होता है इस कॉन्फ्रेंस में, मैंने आपको बताया क्या चीज़ें डिसाइड हो रही थी कि फुल स्टेबिलिटी और फुल एम्प्लॉयमेंट दी जाए। किनको? इंडस्ट्रियल वर्ल्ड को। गरीब कंट्रीज़ के बारे में सोचा नहीं जा रहा है। तो क्या हुआ, इट्स फ्रेमवर्क और एग्रीड अपॉन यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस। इसको एग्री किया गया, इस कॉन्फ्रेंस को, जो भी इसमें फ्रेमवर्क बन रहा था। और हमने डिसाइड किया इस मीटिंग में, वर्ल्ड पावर्स ने डिसाइड किया कि हम एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बनाएंगे। जब भी किसी भी इंडस्ट्रियल वर्ल्ड को ज़रूरत पड़े, इंडस्ट्रियल कंट्री को ज़रूरत पड़े, याद रखना ये वर्ल्ड पावर अपनी कंट्रीज़ के बारे में सोच रहे हैं। अपनी कंट्रीज़ को सोचने के लिए इन्होंने क्या बनाया? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। कि कभी भी हमें एक्सटर्नल सरप्लस, ज़्यादा सरप्लस हो जाए चीज़ों का, चीज़ें बढ़ जाएं या फिर चीज़ों की कमी हो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है हमारी हेल्प करेगा। तो इन्होंने 1944 को, डेट से याद रखना, 1944 को आईएमएफ बनाया इन्होंने अपनी हेल्प के लिए। गरीबों के बारे में नहीं सोचते थे, लेकिन मेन मकसद था इनका अपना ही। और उन्होंने जो दूसरी चीज़ बनाई, इन्होंने बनाया इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। याद रखना, इसे ही वर्ल्ड बैंक कहा जाता था। तो आपको ऑब्जेक्टिव आएगा, बताओ आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक कब बना? वो 1944 में बना। तो ये किन्होंने बनाया था? वर्ल्ड पावर ने बनाया था। इनकी मीटिंग यूएसए में हो रही थी, ठीक है। तो बोथ द अब इन दोनों इंस्टीट्यूशन ने स्टार्ट कब किया था लोगों को अपने इंडस्ट्रियल वर्ल्ड्स को पैसा देना? 1947 में। तो याद रखना, ब्रिटेन वुड्स कहाँ है? जगह यूएसए में, जहाँ पर मीटिंग हुई थी वर्ल्ड पावर्स की। इन्होंने आईएमएफ बनाया और वर्ल्ड बैंक बनाया था, ताकि ये क्या कर पाएँ, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और फुल एम्प्लॉयमेंट देख पाए सिर्फ पावरफुल कंट्रीज़ को। गरीबों के बारे में सोचा नहीं उन्होंने, डेवलपिंग कंट्रीज़ के बारे में। ये सिर्फ डेवलप कर, याद रखेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट हुआ था सिर्फ डेवलप कंट्रीज़ के बारे में हुआ था, बीच में हुआ था, ताकि वो अपने बारे में ही सोच पाए। गरीबों को तो इन्होंने झूठी रखा था नाम के लिए। तो याद रखना, ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट के बारे में उन्होंने पढ़ा, जो जिसमें आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक बना था। चलिए आगे देखते हैं हम इससे और अच्छी तरीके से जो आगे क्वेश्चन हैं। तो ब्रिटेन वुड के बाद हम देखते हैं जो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोलता है, बताओ पुराने ज़माने में, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोलता है, बताओ पुराने ज़माने में कितने तरीके के लोग एक जगह से दूसरी जगह क्या क्या चीज़ें लिया करते थे, क्या क्या चीज़ें
बिजनेस किया करते थे। अगर पुराने ज़माने में देखें, ट्रेड हुआ करता था, लेबर्स भी एक जगह से दूसरी जगह काम करने जाया करते थे, और फ्लो ऑफ कैपिटल, पैसा भी आता था पुराने ज़माने में एक जगह से दूसरी जगह। तो देखते हैं, तो अगर हम जो पहला है फ्लो ऑफ ट्रेड का मतलब है 19th सेंचुरी में, इसका मतलब है गुड्स एक जगह से दूसरी जगह जाया करते, जैसे कि क्लोथ और वीट। अगर हम लेबर की बात करें, लोग जो थे माइग्रेट होते थे, मतलब माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह, ना किसके लिए जाते थे, वो एम्प्लॉयमेंट के लिए जाते थे। और आपका तीसरा पॉइंट है इसमें, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो पैसा भी आता था। जब कोई कंट्री, फॉरेन कंट्री, फॉरेन कंट्री इधर फॉर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, जब कोई फॉरेन कंट्री किसी गरीब कंट्री पे इन्वेस्ट करती थी तो नया पैसा भी आता था। तो आपको इस क्वेश्चन में इंडिया की एग्जांपल्स लेनी है कि इंडिया के लोग किसके साथ पुराने ज़माने में ट्रेड किया करते थे, और लेबर क्या काम करते थे, और जो आपका जो कैपिटल्स है वो क्या क्या इंडिया में आई थी। अगर हम इंडिया की एग्जांपल लें, इंडिया जो था पुराने ज़माने से अगर हम देखें, वैदिक सिविलाइजेशन से इंडिया के लोग जो थे वो क्या करते थे, बिजनेस किया करते थे। नियरली 5000 ईयर द पीपल इन दिस सिविलाइजेशन हैड बीन कैरिंग, तो ट्रेड किया करते थे किसके साथ, मेसोपोटामिया के साथ किया करते थे इंडिया के लोग, पुराने ज़माने से लोग। एक जगह से इंडिया की जो चीज़ें थी, इंडिया की जो इंडिया की जो रिसोर्सेज थे वो एक जगह से दूसरी जगह लिए जाते थे पुराने ज़माने से, और अभी तक चलता आ रहा है। और अगर हम लेबर की बात करें, 19th सेंचुरी में क्या था, इंडिया में हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंडियन लेबर्स वेंट टू वर्क ऑन प्लांटेशन। इंडिया के जो हज़ारों लोग जो थे वो कहाँ जाते थे काम करने, बड़े बड़े प्लांट्स में। प्लांट्स मैंने आपको बोला, जैसे कि टी का प्लांट होता है बड़ा, बहुत बड़ा, जहाँ पर इंडिया के लोग काम करने जाते थे, ठीक है। और माइंस में लोग, कोयलों के खानों में लोग काम करने जाया करते थे। और रोड्स और रेलवे जहाँ प्रोजेक्ट्स बन रहा हो वहाँ पर भी पूरी दुनिया में लोग, इंडिया के लोग जो थे वो काम करने जाते थे। अच्छा, अगर हम देखें कैपिटल की बात करें, इंडिया में जो था पैसा किसने लाया था, वो थे ब्रिटिशर्स। ब्रिटिश जब रूल कर रहा था इंडिया में, और सेवरल यूरोपियन जो थे उन्होंने क्या किया, यहाँ पर फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश की, कहाँ पर, इंडिया में, जिससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा पैसा इंडिया में आया था, ठीक है। तो इसी तरीके से अब देखते हैं हम, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं हम। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, बताओ जी G77 कंट्रीज़ कौन सी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट जो हुआ था, वो सिर्फ पावरफुल कंट्रीज़ के बीच में हुआ था। किस लिए, कि ताकि कभी भी इकोनॉमिक सिचुएशन आए पावरफुल कंट्रीज़ को, तो उन्होंने दो बैंक बनाए थे, एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और उनने वर्ल्ड बैंक बनाया था। याद रखना, ये ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट जो हुआ था ये किसके लिए हुआ था, पावरफुल कंट्रीज़ के लिए, ताकि उनको कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम ना आए। अब क्या हुआ, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी, याद रखना, ब्रिटेन वुड जो था वो डेवलप कंट्रीज़ के लिए था, लेकिन जो गरीब कंट्री थी उन्होंने क्या बनाया, G77। गरीब कंट्रीज़ मतलब जो डेवलपिंग कंट्री थी, उन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसे G77 ग्रुप कहते हैं, ग्रुप ऑफ 77 कंट्रीज़। G77 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 77 कंट्रीज़। चलिए देखते हैं G77 कंट्रीज़। उससे पहले हम देखते हैं ये बना क्यों, ग्रुप ऑफ 77। सबसे पहले हम देखते हैं G77 कंट्रीज़ था क्या। G77 कंट्रीज़ जो था, ये 77 डेवलपिंग कंट्रीज़ ने मिल के खोला। डेवलपिंग कंट्रीज़ जो मसला डेवलप होने की कोशिश कर रही हैं। तो मैंने आपको बताया था पीछे, ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट में डेवलप कंट्रीज़ ने बनाया था, लेकिन जो ये जो G77 ग्रुप ऑफ 77 कंट्रीज़ जो था, ये कब बना, ये 20th सेंचुरी में बना था। और इनका डिमांड थी न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। इन्होंने बोला, हम जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है हमें क्या चाहिए, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर चाहिए। चलिए इस न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर को समझते हैं। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर जो था ये डेवलपिंग कंट्रीज़ ने बनाया था। इसकी डिमांड कर रहे थे वो कौन, जो ग्रुप ऑफ 77 जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना, G77 क्या था, G7 एक ग्रुप ऑफ 77 कंट्रीज़ का था। कौन सी कंट्रीज़, डेवलपिंग कंट्रीज़। कौन सी कंट्रीज़, डेवलपिंग कंट्रीज़। तो ये जो नियो था इन्होंने बनाया था कि जो हम, ये जो इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म है, 1947 में तो इंडिया आज़ाद हो गया, लेकिन इकोनॉमिकली हम अभी भी गुलाम हैं किन के, इन यूरोपियन पावर्स के, ठीक है। तो तभी जो इंडिया के साथ जो ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ ने, इन सब ने मिलकर क्या बनाया, G77 बनाया, ताकि ये जो
ये जो इकोनॉमिक कलोनलिज्म है इन बड़े बड़े देशों ने हम पर अभी भी किया है, हमें इससे आज़ादी चाहिए, हमें न्यू इंडिपेंडेंट इकॉनमी चाहिए। ये कौन डिमांड कर रहा है? G77 कंट्रीज़। G77 कंट्रीज़ कौन थी? मसद डेवलपिंग कंट्रीज़, गरीब कंट्रीज़। तो इन्होंने बोला इसके अंदर इन्होंने क्या चीज़ रखी? इन्होंने बोला हमें द सॉवरेनिटी ऑफ इक्वालिटी ऑफ ऑल, हमें पहले तो बराबरी चाहिए, आप हमें ट्रीट नहीं कर रहे हो अच्छा, आपने वर्ल्ड बैंक और IMF बनाया अपने लिए ही। फिर उन्होंने बोला हमें कोई भी नॉन इंटरफेरेंस, हमारे इंटरनल अफेयर्स में कोई भी, हमारे जो इंटरनल मैटर से इन पे कोई भी एक्सटर्नल इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है। तो ये कौन डिमांड कर रहे हैं? एंड न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, इसका मतलब होता है न्यू इंटरनेशनल ऑर्डर। ये कौन डिमांड कर रहे हैं? G77 कंट्री। सबसे पहले तो आप इक्वलिटी मांग रहे हो, दूसरी चीज़ वो मांग रहे हो कि हमारे मैटर्स में इंटरफेयर मत करना। ये किन को बोल रहे हैं? ये डेवलप कंट्रीज़ को बोल रहे हैं, ठीक है। और ये क्या मांग रहे हैं? देयर इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन सॉल्विंग वर्ल्ड प्रॉब्लम। और ये बोल रहे हैं पार्टिसिपेशन होना चाहिए सबका कि वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं। और ये बोल रहे थे द राइट टू अडॉप्ट देयर ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल सिस्टम, हमें हक दिया जाए हम अपना इकोनॉमिक और सोशल सिस्टम अडॉप्ट कर पाएँ। तभी इन्होंने G77 ग्रुप बनाया। तो G77 ग्रुप्स में हम देखते हैं आगे क्या था G77 ग्रुप्स में। तो G77 ग्रुप्स में जो थी आगे, आपको कुछ चीज़ें इसमें याद रखनी है। मैंने आपको बताया था ये किसके इरेक्शन में खुला था। ये खुला था ब्रिटेन वुड जो ट्विन एग्रीमेंट्स हुआ जिसमें IMF और मैंने आपको बताया IMF और वर्ल्ड बैंक क्यों बना था? सिर्फ डेवलप कंट्रीज़ की चीज़ें सॉल्व करने के लिए। चलिए अब देखते हैं G77 क्यों बना था। G77 इसलिए बना था कि जो IMF और वर्ल्ड बैंक जो था वो सिर्फ डेवलप कंट्रीज़ ने एस्टेब्लिश किया था। और उस IMF में किसकी चलती है सबसे ज़्यादा? USA की। USA के पास एक वीटो पावर होती है, ठीक है। मतलब USA जिसे चाहे लोन दे और जिसे चाहे नहीं दे। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ की इसमें कुछ नहीं चलती। डेवलपिंग कंट्री ने बोला ऐसा नहीं चलेगा, हम अपना G77 बनाएंगे। तो दूसरी चीज़ देखते हैं। तो G77 क्यों बना था? G7 इसलिए बोला था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वर ओवर बर्डन बाई पोवर्टी एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड देयर इकोनॉमिक वर हैंडीकैप लॉन्ग पीरियड ऑफ क्लोनियल। क्योंकि जो G77 कंट्री थी बेचारी सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ थी जिन पे हमेशा कॉलोनियल पावर ने रूल किया हुआ था। उन्होंने बोला इसीलिए हम क्या करेंगे, हम अपना G77 बनाएंगे, क्योंकि वर्ल्ड बैंक तो उन्हीं इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, हमें कोई नहीं दिख रहा है। तो इसलिए G77 बना। और जो आपका लास्ट पॉइंट है वो बोलता है जो एज colonies many of less developed region of the world have been part of western empire, now as newly independent facing urgent pressures of lived their population, क्योंकि हमें अपनी पॉपुलेशन को पोवर्टी से हटाना है। और तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें G77 की ज़रूरत है। G77 ग्रुप ऑफ 77 कंट्रीज़ जहाँ पर न्यू इकनॉमिक ऑर्डर होगा, मतलब जहाँ पर जो गरीब कंट्रीज़ अपने बारे में सोचेंगी, अपना एक इकनॉमिक सिस्टम बनाएंगे जो उनको लोन दे पाए। क्योंकि जो अमीर अमीर देश हैं उन्होंने तो वर्ल्ड बैंक और IMF बना दिया, लेकिन हमारे बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो और देखते हैं इसमें। तो मैंने ये था अबाउट G77 का मतलब था ग्रुप ऑफ 77 कंट्रीज़। ये इन्होंने बनाया था इनके खिलाफ, किनके खिलाफ? ये जो वर्ल्ड बैंक और IMF हुआ था ब्रिटेन वुड ट्विन एग्रीमेंट के लिए, तो ये बनाया था डेवलपिंग कंट्रीज़ ने, ठीक है। मैंने आपको बता दिया न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर और G77 क्या, इसका लिंक क्या है। तो ये था आपका हिस्ट्री का 3rd चैप्टर। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा इसे कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और प्लीज़ शेयर ज़रूर करना। और आप बने रहिए, आपको आगे बहुत सारे इसके लेसन्स और हिस्ट्री का और भी मटेरियल आपको मिलता रहेगा। शुक्रिया।